नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के स्टैटिक एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। जैसा कि आप जानते हैं, ध्येय आईएएस ने विभिन्न लोक सेवा आयोगों की आगामी प्रारंभिक परीक्षाओं को देखते हुए करंट अफेयर्स से अलग स्टैटिक पार्ट से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्टैटिक एमसीक्यूज का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्राचीन इतिहास और कला एवं संस्कृत के प्रश्नों को। तो पीटी स्पेशल के सीरीज का लेते हैं पहला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, सिंधु घाटी सभ्यता में एक आयताकार या ग्रिड पैटर्न था। दूसरा, उन्होंने हाथ से निर्मित धूप में सुखाई हुई आयताकार ईंटों का उपयोग किया। तीसरा, ये मुख्य रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। और चौथा, कपड़ा बनाने के लिए कपास का उपयोग प्रचलित था। ऑप्शन है ए 1, 2 और 3, बी 1, 3 और 4, सी 2, 3 और 4 अथवा डी 1 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल 1, 3 और 4 सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु घाटी के शहरों और कस्बों में एक आयताकार ग्रिड पैटर्न था। मुख्य सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा के साथ थीं और द्वितीयक यानी सेकेंडरी जो सड़कें थीं वो पूर्व पश्चिम दिशा में थीं। सड़कें आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, इसीलिए कथन 1 सही है। इस्तेमाल की जाने वाली जो मुख्य सामग्री थी वो तपाई गई ईंटें थीं, जो 1:2:4 यानी 1, 2 और 4 के अनुपात के सांचों में बनाई गई थीं। जलाने के लिए लकड़ी की आसान उपलब्धता का मतलब है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल काफ़ी मात्रा में किया जाता था, इसीलिए कथन 2 गलत है। ये मुख्य रूप से एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। हालांकि धर्म का तत्व मौजूद था, पर यह समाज पर हावी नहीं था। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में एक अभियान में सिंध के मोहनजोदड़ो में कपास के टुकड़े की खोज की गई थी। सिंधु घाटी में किसान पहली बार सूत काटने और बुनाई करने वाले थे, इसीलिए कथन 4 सही है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, अशोक का नाम केवल लघु शिलालेख 1 में उल्लिखित है। दूसरा, अशोक के अभिलेख अफगानिस्तान में भी प्राप्त हुए हैं। तीसरा, अशोक के अभिलेखों की भाषा पाली है। अथवा चौथा, सामान्यतः अभिलेख मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों के इर्द गिर्द होते थे। विकल्प हैं ए केवल 2, बी केवल 1 और 2, सी केवल 3 और 4 अथवा डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल कथन 1 और 2 सत्य है। 3 और 4 गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अशोक का इतिहास उसके अभिलेखों के आधार पर तैयार किया जाता है, जो संख्या में 39 हैं। इन्हें दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, पृथक शिलालेख, दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख में वर्गीकृत किया गया है। अशोक का नाम केवल प्रथम लघु शिलालेख की प्रतियों में मिला है, जो कर्नाटक के 3 स्थानों और मध्य प्रदेश के 1 स्थान पर पाई गई हैं, इसीलिए पहला कथन सही है। अशोक के अभिलेख भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी पाए गए हैं, ऐसे में दूसरा कथन भी सही है। ये महत्वपूर्ण बात है कि अशोक के अभिलेख जो सामान्यतः प्राचीन राजमार्गों के किनारे स्थित हैं, यानी सड़कों के किनारे, हाईवेज के किनारे, उस समय के हाईवेज के किनारे स्थित हैं। अफगानिस्तान में ये 6 जगहों पर पाए गए हैं ऐसे अभिलेख। प्राकृतिक भाषा में लिखे ये अभिलेख साम्राज्य भर के अधिकांश भागों में ब्राह्मी लिपि में रचित हैं, लेकिन पश्चिमोत्तर भाग में यह खरोष्टी लिपि और अरामाइक भाषा में है, और अफगानिस्तान में इनकी भाषा और लिपि अरामाइक और यूनानी दोनों में है, इसीलिए कथन 3 और 4 सही नहीं है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। वेदों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, सामवेद को भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य का मूल माना जाता है। दूसरा, ऋग्वेद के 9वें मंडल में पुरुष सूक्त नामक मंत्र है, जहां से वर्ण व्यवस्था पर चर्चा की गई थी। और तीसरा, अरण्यक प्राचीन हिंदू पवित्र ग्रंथों वेदों के अनुष्ठान के पीछे के दर्शन को समझाते हैं। विकल्प हैं ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 अथवा डी केवल 1 और 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल कथन 1 और 3 सत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पहले तो
ये जान लीजिए कि वेदों की, हर वेद की अपनी कुछ एक खास विशेषता है, वो जान लेते हैं। ऋग्वेद ये वेद का सबसे प्रारंभिक यानी सबसे पुराना वेद है। सामवेद गायन के लिए सबसे पहला संदर्भ आपको सामवेद में मिलता है। यजुर्वेद इसे प्रार्थनाओं की पुस्तक भी कहा जाता है, यानी इसमें हिम्स और प्रेयर्स के बारे में बताया गया है। और अथर्ववेद की बात करें तो इसमें जादू, टोने और आकर्षण आदि की जो बातें की गई हैं वो इस अथर्ववेद में की गई हैं। सामवेद को भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य का मूल माना जाता है। सामवेद संहिता का मतलब पाठ के रूप में पढ़ा जाना नहीं है, ये एक संगीत स्कोर शीट की तरह है जिसे सुना जाना चाहिए, इसीलिए कथन एक सही है। वर्ण व्यवस्था की अवधारणा दुनिया के सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में दिया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के मंत्र में इसका उल्लेख है, इसीलिए कथन 2 गलत है। आरण्यक प्राचीन हिंदू पवित्र ग्रंथों, वेदों के अनुष्ठान के पीछे के दर्शन को समझाते हैं और ये वेदों का तीसरा हिस्सा है। वे आमतौर पर वेदों के बाद के वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं और वैदिक ग्रंथों की कई परतों में से एक हैं। वेदों की अन्य भाग है संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद आदि, इसीलिए कथन 3 सही है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य नहीं है, यानी आपको गलत कथन चुनना है। पहला, मुगल चित्रकला शाहजहां के शासनकाल के दौरान अपने चरम पर पहुंच गई। दूसरा, मुगल काल में निहाल चंद की देखरेख में कांगड़ा कला का विकास हुआ। और तीसरा, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के की गुणवत्ता कुशानों से कम थी। विकल्प हैं ए 1 और 3, बी 2 और 3, सी केवल 3 अथवा डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी तीनों कथन गलत हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जहांगीर धर्मों के प्रति समान भाव रखता था और कला का बेहद ही प्रेमी था। उनके शासनकाल के दौरान कला अपने चरम पर पहुंच गई। जहांगीर के प्रसिद्ध चित्रकार अकारिजा, अबुल हसन, मंसूर, बिशनदास, मनोहर, गोवर्धन, बालचंद, दौलत, मुखलिस, भीम और इनायत हैं, इसीलिए कथन एक गलत है। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद कांगड़ा कला का विकास हुआ। कांगड़ा पेंटिंग कांगड़ा की चित्रात्मक कला है जिसका नाम कांगड़ा, जो कि हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, उसके नाम पर रखा गया है। ये 18वीं शताब्दी के मध्य में बसोहली स्कूल ऑफ पेंटिंग के लुप्त होने से प्रचलित हुआ। महाराजा संसार चंद के संरक्षण में ये पहाड़ी चित्रकला का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। कांगड़ा चित्रों की एक खासियत यह है कि ये हरियाली को दर्शाती हैं। निहालचंद किशनगढ़ स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके सबसे प्रसिद्ध काम में बड़ी ठड़ी भी शामिल है, इसीलिए कथन 2 गलत है। गुप्त शासकों के सोने के सिक्के कुषाण शासकों से बेहतर थे क्योंकि गुप्त सिक्कों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले सोने का उपयोग करते थे। इस बात की ओर इशारा करता है कि इन सिक्कों का उपयोग महंगी वस्तुओं और उच्च वस्तु व्यापार के लिए किया गया था, यानी गुप्त काल में आर्थिक व्यवस्था काफ़ी उन्नत स्थिति में थी, इसीलिए कथन 3 भी गलत है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, विजयनगर मंदिरों में कई मंडपों के साथ सभी दिशाओं में गोपुरम की विशिष्ट विशेषता है। दूसरा, हाथी गुम्फा शिलालेख खारवेल राजाओं के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत प्रदान करता है। और तीसरा, देवदासियों की परंपरा शास्त्रीय नृत्य ओडिसी से जुड़ी है। विकल्प हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3 अथवा डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल कथन 1 और 2 सत्य हैं, कथन 3 गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मंदिर की विजयनगर शैली चोल, होयसल, पांड्य और चालुक्य स्थापत्य शैली की संयुक्त विशेषता थी। इसकी कुछ खासियत इस प्रकार हैं। पहला, नक्काशी और ज्यामितीय पैटर्न के साथ अत्यधिक सजी हुई दीवारें होती थीं। दूसरा, सभी तरफ गोपुरम होते थे। तीसरा, एकाश्म पत्थर के स्तंभ होते थे, यानी मोनोलिथ वाले जो पत्थर होते हैं। चौथा, रहस्यमयी जीव यली एक जीव होता है, इसकी उपस्थिति देखी जा सकती है। पांचवा, एक से अधिक मंडप होते थे, केंद्रीय मंडप कल्याण मंडप के नाम से जाना जाता था। और छठवां, इमारतें धर्मनिरपेक्ष प्रकृति की होती थीं। विठल स्वामी मंदिर, कमल मंदिर अथवा विरूपाक्ष मंदिर आदि इसके कुछ उदाहरण हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, इसीलिए कथन 1 सही है।
ओडिशा में भुवनेश्वर के पास उदयगिरी में हाथी गुम्फा शिलालेख भारत में कलिंग के तत्कालीन सम्राट खारवेल द्वारा करवाया गया था। हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग शासक खारवेल के बारे में जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है, इसीलिए कथन 2 सही है। भारतनाट्यम की उत्पत्ति मंदिरों में मानी जाती है, जहां तमिलनाडु में देवदासियों की परंपरा शुरू हुई। इस नृत्य में तांडव और लास्य दोनों पर बराबर जोर दिया जाता है। अलारिप्पू, शब्दम, वर्णम, पदम आदि के कुछ तत्व हैं। जबकि ओडिसी पूर्वी भारत के ओडिशा राज्य का एक नृत्य रूप है। ये भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। ये दुनिया भर में अपने गीत, लास्यपूर्णता और भक्तिभाव पर जोर देने के लिए जाना जाता है। इसीलिए कथन 3 गलत है। तो ये था आज का स्टैटिक एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो DIS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के स्टैटिक एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।